बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड। मैं हूं आपके साथ फ़ायज़ा शराजी। नाज़रीन, आज 29 तारीख़ है। बड़ा अहम आज डिसीजन सामने आना था। इंतज़ार था कि क्या फ़ैसला सामने आता है दुराने निकाह इद्दत केस के हवाले से। लेकिन आज हुआ ये कि उसके बजाय इस बात के कि वो उस केस का जो महफूज फ़ैसला था वो सामने आता, हमेशा की तरह एक मरतबा फिर से महफूज फ़ैसला तहरीक इंसाफ के लिए गैर महफूज साबित हुआ। साबित इस तरह से हुआ कि वो फ़ैसला सामने आया ही नहीं और उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी सी हो गई। वहाँ पे खबर मानिका साहब, जो कि बुशरा बीबी के साबिक शौहर हैं, उन्होंने कुछ दलाइल के लिए, कुछ बात करने के लिए वक्त मांगा, जिसे अदालत की जानिब से वक्त दे दिया गया। लेकिन उसके बाद जो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक एतराज़ सामने आ रहा है वो ये है कि जनाब खबर मानिका साहब ने तकरीबन 1 घंटे तक वहाँ पे बोलते रहे। उन्होंने जिस तरह के बात की, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, वो गैर मुनासिब थे। अब वो अल्फाज यहाँ पे तो हम लोग नहीं बैठ के अदा कर सकते, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि गैर मुनासिब अल्फाज थे और उन्होंने तो और भी ज़रा सख्त अल्फाज में उसकी मज़म्मत की, ज़रा सख्त लफ्ज़ बोले इसके लिए। नाज़रीन, उसके बाद हमने देखा है कि सेशन जज जो थे शाहरुख अर्जमंद, उन्होंने बुशरा रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा कि जिसमें उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी बानी पीटीआई की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर थी। इस सब में जो 1 घंटा खबर मानिका साहब वहाँ पे बोलते रहे, वहाँ पे उन्होंने उस अदालत पे अदम तहफ़्फ़ुज़, अदम एतमाद वो भी ज़ाहिर कर दिया। अब अदम एतमाद का इजहार जब कर दिया गया तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। हमने पहले भी माजी में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें हमने देखा है मुख्तलिफ फ्रीकैन की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद अदालतें अपना काम करती हैं, अदालतें फ़ैसला सुनाती हैं। लेकिन अब की दफ़ा क्या हुआ, अदालत ने फ़ैसला नहीं सुनाया। अदालत ने अदम एतमाद की दरख्वास्त इससे कबल भी एक आ चुकी थी, उसको खारिज किया तो आज भी खारिज किया जा सकता था। फिर अदालत ने, यानी कि जज शाहरुख अर्जमंद ने ख़त में लिखा कि खबर मानिका के दोबारा अदम एतमाद पे अपीलों पर फ़ैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। अपीलों को दीगर किसी अदालत में ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त है। खबर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समाअत में खलल डालने की कोशिश की। तो नाज़रीन, अगर कोई फ़रीक समाअत में खलल डालने की कोशिश करता है तो क्या अदालत अपना फ़ैसला सुनाती नहीं है या अदालत अपना काम करना छोड़ देती है? इस पे कानूनी एंगल जानेंगे और इस पे सियासी एंगल भी जानेंगे, क्योंकि आज फ़ैसला आना था, आज फ़ैसला नहीं आया। कल साइफ़र केस था, कल चूँकि यौम तकबीर के हवाले से बड़ा अहम दिन था तो उसकी छुट्टी थी। तो आखिर ये जो अहम ये इस वीक में कहा जा रहा है कि केसेस थे, इनमें 2 तो केस कहीं आगे पीछे हो गए। अब समझ नहीं आ रही, कानूनी एंगल जानेंगे कि अब इस केस का क्या होगा। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे कि साबिक गवर्नर हैं, गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरतुल इबाद, उन्होंने मुलाकात की है। जनाब बड़ी अहम शख्सियत हैं और शेर अफजल मरवत से उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने कुछ डायलॉग के हवाले से मामला आगे बढ़ाने की बात की है। आखिर बैकडोर राब्ते चल रहे हैं तो किस किस्म के राब्ते चल रहे हैं? जो कि बातें चल रही थी कि जरदारी साहब उसमें अपना अहम किरदार अदा करेंगे। क्या बैकडोर राब्तों में PMLN भी शामिल है या तहरीक इंसाफ वाले जिनके साथ राब्ते करना चाह रहे हैं उन्हीं के साथ राब्ते हुए हैं? नाज़रीन, 1 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ की बड़ी एक्टिव मेंबर हैं, वो हमारे प्रोग्राम में थी और उन्होंने बल्कि ये ख़बर हमें दी कि उनके राब्ते शुरू हो गए हैं। उन्होंने एग्जैक्टली कोट नहीं किया कि राब्ते हुए किसके साथ हैं शुरू। उन्होंने कहा कि जिसके साथ होने चाहिए थे उनके साथ हमारे राब्ते शुरू हो चुके हैं। इस सब पे भी बात करेंगे कि ये जो आज अहम मुलाकात हुई है, इसको जो 3 घंटे तक जारी रही है, इसको किस एंगल में देखा जा सकता है। और नाज़रीन, कल हमने देखा कि जिस पे आज बड़ी अपोजिशन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया कि कल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्मर जजेस को तो चले तनकीद का निशाना बनाया ही बनाया, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने सिटिंग जजेस को भी तनकीद का निशाना बना दिया और उनके अंदर मौजूद जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि काली भेड़ें उनके अंदर मौजूद हैं। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर क्या उनको ज़ेब देता है इस तरह के अल्फाज अपनी एक अहम इदारे के लिए इस्तेमाल करना? अगर उनके नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ थी, अगर वाकई उनके नॉलेज में था कि कोई काली भेड़ें हैं, तो वो बाकायदा तौर पे इस पे कोई एक्शन ले सकते थे, रेफरेंस दायर करवा सकते थे, इस चीज़ को देखा जा सकता था। लेकिन इस तरह से हाईलाइट करना मुनासिब मेरे ख्याल में नहीं था। इस सब पे भी डिबेट करेंगे नाज़रीन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हसनात गिलानी साहब, लॉ एक्सपर्ट हैं।
इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं, कुछ कानूनी एंगल्स भी इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गिलानी साहब, आज चूंकि एक फ़ैसला आना था दौरान निकाह इद्दत के हवाले से, अपीलों पे जो फ़ैसला महफूज हुआ था, गो कि माजी में हमने देखा एक तारीख है, जितने भी फ़ैसले तहरीक इंसाफ के लिए महफूज होते हैं अक्सर गैर महफूज उनके लिए साबित होते हैं। आज भी कुछ यही सूरत हाल रही। आज तो फ़ैसला आया ही नहीं ना। आपको क्या, मुझे थोड़ा कानूनी एंगल बताइएगा, क्या अगर कोई फ़ैसला महफूज हो गया हो और उसको सुनाने की तारीख भी अनाउंस कर दी हो, तो उस मौके पर उस दिन क्या किसी फ्रीकैन में से दोबारा किसी को दलाइल देने की या बात करने की इजाज़त दी जा सकती है या दी जाती है? कानून इसकी इजाज़त देता है या सिर्फ फैसला ही सुनाना होता है उस दिन? जी बिल्कुल इसी तरह से है। ये नॉर्मली आम हालात में तो इस तरह नहीं होता, उसी दिन फैसला ही सुनाया जाता है, बल्कि हम तो जाते ही नहीं है। वो फैसला आ जाता है, अनाउंस हो जाता है, फिर वो मतलब कोई दलाइल देने के लिए जाता नहीं, पार्टी चली जाती हैं लेकिन मुकला नहीं जाते। तो ये तो अनप्रेसिडेंट चीजें हो रही हैं। अब ये भी उसी तरह की ही एक कड़ी ही है जो आज हुआ है, जिस तरह से फिर आर्गूमेंट सुने भी नहीं और फिर उसके बाद सिर्फ वो क्लाइंट ने कह दिया कि मुझे एक बयान दिया और उसके बाद कह दिया कि मुझे तो एतमाद ही नहीं है। तो इस तरह नहीं होता, उस दिन अनाउंस हो जाता है, बल्कि लिखा भी गया होता है फैसला, वो सिर्फ अनाउंस की डेट होती है। महफूज का मतलब यही होता है कि अब हम इसको अनाउंस करेंगे, मतलब फैसला लिखेंगे और उसके बाद उस दिन आके अनाउंस करते हैं। यानी कि गिलानी साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि, मतलब मैं एग्जैक्टली जो मेरा पॉइंट है वो जो अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ, कानून में इस चीज़ की इजाज़त है कि आप जब महफूज फैसला सुनाने की तारीख आ जाए तो उस दिन आप फ्रीकैन को कह दें कि ठीक है इजाज़त दे दें, कोई 5-10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, कोई अगर उस पर कोई मज़ीद डिबेट करना चाह रहा है या आपने कोई दलाइल देना चाह रहा है या उस पर कोई एटलीस्ट बात ही करना चाह रहा है, तो उसको इजाज़त होती है इस चीज़ की नॉर्मली? जी जी देखें, ये इस तरह इजाजत तो होती है, मतलब और वो कर भी सकते हैं। कई बार कह देते हैं मोहतरम जज साहबान के हमें इस पॉइंट पे आप असिस्ट करते हैं। जज साहब कहते हैं? रहा था जी जी जज साहब कहते हैं तो दूसरे जो फ्रीकैन हैं उनमें से उनको असिस्टेंस मिल सकती है। अगर फ्रीकैन खुद ही कह दें तो क्या उसकी भी इजाजत है? नहीं, उसकी इजाजत नहीं है बिल्कुल भी, और इस तरह होता नहीं है। बिल्कुल नहीं मानते जज साहबान, क्योंकि वो लास्ट जब आप आर्गूमेंट अपने कर रहे होते हैं तो फिर जब वो फाइनल आप आर्गूमेंट कर देते हैं, जब आप जो वकील साहबान होते हैं वो बिल्कुल जब आपने आर्गूमेंट को फाइनल कर देते हैं तो फिर ही फैसला महफूज होता है। तो ये एक कानूनी के साथ साथ ये पति कह लें, आप कह लें कि ये रूटीन वाइज जिस तरह से कुछ चीजें होती हैं कि वो रूटीन में जिस तरह चलती हैं, तो उस तरह इस तरह नहीं होता। इस तरह से आपने जो दलाइल हैं वो कंप्लीट करने के बाद ही फैसले महफूज होते हैं। यानी कि आज जो हुआ था वो अब कह रहे हैं कि ये रूटीन मेथड नहीं है, कोर्ट की कार्रवाई इस तरह से नहीं होती, अनप्रेसिडेंटेड है। जी अनप्रेसिडेंट है, ये इस तरह नहीं होता। बहुत बहुत कम इस तरह से होता होगा, कभी मैंने नहीं सुना कि इस तरह से कभी हुआ हो। अच्छा, गिलानी साहब इसमें भी ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा, ये भी बताइएगा कि एंड टाइम पे जब फैसला सुनाना हो तो आप केस को, जज साहब कोई भी फ्रीकैन की जानिब से, माजी में भी हमने देखा है कि अदम एतमाद फ्रीकैन करते रहते हैं लेकिन अदालतें उसके बावजूद अपना काम तकरीबन जारी रखती हैं। अभी भी इसमें भी हमने देखा कि एक दफ़ा उन्होंने अदम एतमाद खारिज कर दी, दूसरी दफ़ा अब आई है एंड फैसला सुनाने के टाइम पे उन्होंने अदम एतमाद को वैल्यू किया और दोबारा केस ट्रांसफ़र कहीं और करने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है उन्होंने ख़त लिख दिया। क्या ये भी अनप्रेसिडेंटेड है या ये भी रूटीन है कोर्ट्स की, ऐसे ही होता है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंट है। ये तो वो वहाँ पे तो चलें, फिर भी कोई मिसाल हमें मिल जाएगी इस तरह की कि आर्गूमेंट के लिए कोई टाइम दे दिया या कोई ऐसी चीज, कोई नया पॉइंट आ गया तो उसको सुन लिया। लेकिन ये तो होता ही नहीं है कि जब फैसला महफूज देखे ना, फैसला महफूज कर लिया मतलब फैसला कर लिया और फिर उसको महफूज कर लिया, अनाउंस नहीं किया। अब अनाउंस करना था, आज उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे तो बात नहीं है, ये तो कोई बात नहीं ना, ये तो इस तरह तो नहीं होता, ना ही ये हो सकता है किसी तरह से। उन्होंने फैसला सुनाना था, अब हमें एतमाद नहीं है, ये तो कोई बात नहीं। वो तो पहले कह देते और उसके बाद उन्होंने उनकी जो वो चीज थी उसको एक बार टर्न डाउन कर दिया। तो अब तो ये बिल्कुल भी बनता ही नहीं किसी तरह से कि वो आगे दोबारा से कह दें आर्गूमेंट करने के बाद और सारा अपना केस वहां पे बयान करने के बाद
सारा कुछ रिकॉर्ड पे लाने के बाद वो यकदम से जिस दिन अनाउंस होना है कह दें आके कि जी ये हमें आप पे तो ये तो बिल्कुल, ये तो कोई बात अच्छा नहीं, हो गई। गिलानी साहब ये भी बताइएगा आप, चूंकि ये जो अनप्रेसिडेंटेड थी, हो नहीं सकता था, लेकिन हो गया ना। अब इसको हम्म, अनफॉर्चुनेटली कहें या फॉर्चुनेटली कहें, हो गया। जी अब चूंकि जी ये मामला तो हो गए हैं, तो अब इससे हाँ आगे क्या है? अब चूंकि उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने खत लिखा है और जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि खावर मानिका ने मुझ पे अदम एतमाद का इजहार किया है, इससे कबल भी वो इसकी जो है एप्लीकेशन खारिज कर चुके हैं। तो अब आगे क्या होगा? किस तरह से कानूनी कार्रवाई होगी? क्या है इसका सारा प्रोसेस? तो वो ये उन्होंने कहा है ना, अब ये कोई हाई कोर्ट तो बाउंड नहीं है कि वो इनको ट्रांसफर कर दे किसी और जज साहब के पास। उन्होंने भी हाई कोर्ट को एक रेफरेंस भेजा है, वो उनपे डिपेंड करता है कि वो आगे चेंज करते हैं या दोबारा उनको ही भेज देते हैं, टर्न डाउन कर देते हैं कि ठीक है आप ही सुनेंगे इसको, बल्कि आप अनाउंस करें। तो ये कोई उनपे बाइंडिंग नहीं है खाबर मानिका का जो अदम एतमाद है। अच्छा, यानी कि जी ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, और अगर हाई कोर्ट जो है वो टर्न डाउन नहीं करती, इनको वापस नहीं भेजती, कहीं किसी दूसरे जज साहब को रेफर कर देती है, तो उस जी सूरत में ये केस जीरो से स्टार्ट होगा? क्योंकि यहाँ तो नहीं सारी नहीं हेयरिंग हो गई, फैसला महफूज हो गया। अब आगे क्या होगा अगर लेट्स सपोज नहीं, वो किसी दूसरे जज को फॉरवर्ड कर दिया जाता है? सिर्फ और सिर्फ ये आर्गूमेंट्स दोबारा से होंगे, नए से केस नहीं स्टार्ट होगा, नए सिरे से नहीं होगा स्टार्ट। हम्म। सिर्फ और सिर्फ आर्गूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा वकुला के, क्योंकि नए जज साहब के पास जब जाना है तो उन्होंने बस आर्गूमेंट्स सुनने हैं। वो बाकी जो भी नीचे एविडेंस हुई है, बयानात हुए हुए हैं, जिरा हुई हुई है, गवाहान पेश हुए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स पेश हुए हुए हैं, वो सारी की सारी जो है वो वैसे ही रहेगी। गिलानी साहब आपकी आवाज मेरे तक बहुत कम पहुंच रही है। मैं मैं ये कह रहा जी था जी कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो वैसे ही रहेंगी वहां पर। जो जी जी। प्रोसीडिंग्स हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा, वो वहां पे रहेंगी। सिर्फ फाइनल आर्गूमेंट्स जो हैं वो सुने जाएंगे, अगर ये किसी न्यू जज के पास ट्रांसफर होता है तो। अच्छा, ठीक हो गया। तो गिलानी साहब मुझे इसमें ये भी बता दें कि ये जो कल साइफर का केस था, फिर वो केस चूंकि कल यौम तकबीर के हवाले से छुट्टी थी, तो उस तरह से वो जाहिर सी बात है फिर वो साइफर को केस नहीं, उसको उस तरह से देखा गया। उस हम्म, सूरत में अगर कोई केस लगा हो और अदालत की जानिब से सरकारी छुट्टी आ जाए, अदालत उसको ना देख सके, तो फिर उसमें क्या प्रोसेस होता है उसका? देखिए मोस्टली जो जब इस तरह से होता है तो वेरी नेक्स्ट डे जो होता है वो वाला केस, यानी वो कंसीडर किया जाता है कि ये अब छुट्टी आ गई है, तो नेक्स्ट डे उसको सुना जाएगा। खुद ब यानी खुद उससे जो भी कॉज वर्किंग लिस्ट डे में आ खुद रहा ब होता है। खुद जी जी वो ऐड जी, होता है? वो ऐड होता है। जी जी, वो अच्छा, कार्ड लिस्ट में ऐड होता है ठीक। और उसको इस तरह से सुना सुना जाता है, इसी तरह से कि ये आज ही लगा हुआ है, मतलब वो क्योंकि छुट्टी आ गई, और हम्म वो फिर उसी तरह से सुना जाता है हम्म जिस तरह से वो उसी दिन ही उसकी कार्रवाई जो है वो होनी हम्म थी। तो ये न्यू कार्रवाई जो होगी वो वेरी नेक्स्ट डे ही। इस तरह कई केस आज हमने किए हैं, कई ऐसे केस थे तो वो आज ही हमने किए हैं, मतलब वो इसी तरह से लिस्टें लगी हैं और उसी तरह से काम हुआ है उनके ऊपर। हम्म। तो ये भी बताइएगा गिलानी साहब कि जिस तरह से सेशन अदालत के बाहर वकला ने खावर मानिका पे हमला हुआ, जिस तरह से उन पे उनको मार पीट हुई, या जिस तरह से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ये मुबैना तौर पे वीडियो सामने आ चुकी हैं, हमने भी देखी हैं आज। तो जी क्या आता है अदालत में ये सारा कुछ, इसकी परमिशन होती है? नहीं नहीं नहीं, परमिशन क्यों होनी है, किस तरह से किसी को भी ला जो है उसको अपना हाथ देने में तो कोई परमिशन नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू दी का जो है खावर मानिका साहब एप्लीकेशन दें तो वो अकॉर्डिंग टू दी लॉ कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर, जिन्होंने भी कानून को हाथ में लिया है, चाहे वो कोई भी हो। ये तो बिल्कुल भी इस तरह नहीं होना चाहिए, इसको हम कंडेम करते हैं। और गिलानी साहब ये जो जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया और वो चले गए, क्या इसको भी चैलेंज किया जा सकता है? ये तो अब चला गया ना चैलेंज, तो समझे ये हो गया ना। आप खुद ही चला गया? हाई कोर्ट की डोमेन में चला गया है, तो दोनों जो वकला साइड के उन्होंने वहां पर आना है, हम्म और ये चैलेंज ही मतलब वन साइड जो है उसकी बात मान के उन्होंने उधर भेज दिया, फैसला कोई नहीं किया। तो हम्म ये चैलेंज वाली बात वहीं पे ही होनी है, दोनों को सुन के दोबारा फैसला होना है कि क्या ये उन्हीं जज साहब के पास जाएगा, यहाँ के न्यू जज के पास जाएगा। तो ये वहां पे दोनों वकला को दोबारा सुना जाएगा इस पॉइंट के ऊपर कि आप क्यों
अदम एतमाद कर रहे हैं तो उसकी रीजन बताएं, और दूसरे जो अपोनेंट है वो कहेंगे कि बिल्कुल ये जो अदम एतमाद की ग्राउंड दे रहे हैं ये बिल्कुल गैर कानूनी है, यानी ये वहाँ पे इन पॉइंट पे बहस हो। ठीक। हसनात गिलानी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ जानते हैं कि जिन वकला ने अटैक किया था क्या वो उनको ऑन करते हैं उन्हीं के पार्टी में से, क्योंकि वकला की पार्टी ऑलमोस्ट है तो उन्हीं के साथी हैं, या कौन लोग थे जिन्होंने अटैक किया था? नाज़रीन एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नईम हैदर पंजोता साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के बहुत एक्टिव मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पंजोता साहब आज तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था 29 तारीख है फैसला आ जाएगा, आज क्या हो गया फिर? शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मौका दिया जी। देखें आज केस का फैसला जो है महफूज था और अदालत ने कहा कि अगली डेट के ऊपर फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा, लेकिन रिजवान अब्बासी जो खावर मानका के वकील हैं उनको मौका दिया जाएगा अगर वो आकर बात करते हैं। एक तो पहली बात 9 बजे वो नहीं आया तो लिहाजा फैसला सुना दिया जाना चाहिए था, उन्होंने बहाना बनाया 10:30 का, क्योंकि पूरा एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत वो आए थे और उन्होंने आकर यही करना था कि खावर मानका को आगे करके, और वो चाहते थे कि यरगमाल बनाएं, उसके ऊपर हमला करें, अदालत में कोई ऐसा माहौल बनाएं कि जो है वो वकला जितने आए हुए हैं पीटीआई के वो आकर कोई अटैक करें हमारे ऊपर, कोई इस तरह का पोजीशन बने, हंगामा आराई हो, केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो। लेकिन बड़ा तहम्मुल मिजाजी का हमने मुजाहरा किया, क्योंकि जिस तरह से वो जुबान का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह से गंदे जुबान अपनी जुबान से इस्तेमाल कर रहे थे, गालियां जिस तरह से वो निकाल रहे थे, तो कोई भी बंदा जो किसी से थोड़ा सा भी इंटरेक्शन रखता है ना, या किसी को थोड़ा सा भी दोस्त होता है तो वो बर्दाश्त नहीं करता। तो ऐसे लीडर के बारे में जो कि इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है, और उनके हवाले से इस तरह की जुबान इस्तेमाल करना, ये तो बड़ा एक हमारा हौसला था कि हम उसके ऊपर बड़ा रहे, क्योंकि हम चाहते थे कि जो भी है कार्रवाई आगे ना मुलतवी हो, अदालत की कार्रवाई में कोई मामला खराब ना हो, अदालत ये ना कह दे कि केस मैं नहीं सुनता, जज साहब ये ना कह दे। तो हमने बड़ा उसमें तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया, लेकिन जो है जज साहब के ऊपर प्रेशर डाला गया, जज साहब को कहा गया जनाब के हम आपसे केस नहीं सुनवाना चाहते, हालांकि जज साहब के पास पहले भी दरख्वास्त दी गई थी जी जी। और जज साहब ने दरख्वास्त को खारिज किया था, क्योंकि जब भी आप किसी को कहते हैं ना जी कि आप इस केस को ना सुने, तो आपको रीजन देनी पड़ती है, आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि क्यों केस ना सुना जाए, कोई वजह भी तो हो ना। जब वजह भी ना हो और आप केस जो है वो आप किसी के ऊपर सौंप दे के आप केस ना सुने, तो अदालत जो है वो खारिज कर देती दरख्वास्त। तो इसी तरह की ऑलरेडी दरख्वास्त खारिज थी। वर्बल जो है जुबानी कलामी हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इस तरह जज साहब को पहले से प्रेशराइज किया गया होगा कि वो बैठते ही जो ही मामला वो बढ़ाएंगे और चढ़ाई करेंगे, तो उसके बाद जज साहब कह देंगे कि मैं केस नहीं सुनूंगा। तो यही हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं केस नहीं सुनूंगा। अच्छा, अगर हमें पहले पता होता ना कि उन्होंने केस नहीं सुनना और उनके ऊपर प्रेशर है, तो हम फिर और अंदाज से बात भी करते और खावर मानका को भी रोक लेते, हम उसकी बकवास सुना सुनते। बकवास भी सुनना पड़ी हमें मतलब इतनी खवातीन थी जिनके सामने वो गालियां निकाल रहे थे, उनकी माएँ बहनें अपने घर, वैसे तो बड़ी इज्जतदार और गैरत का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी गैरत इतनी मुर्दा हुई थी, जिन्होंने उनको भिजवाया था उनकी भी मुर्दा थी कि उन्होंने अटैक किया। और उसके बाद जो है जज साहब ने रिक्यूजल की, अब उन्होंने मामला हाई कोर्ट में भिजवाया। हाई कोर्ट ने जो है देख रहे हैं कि वो केस जो है किसी और को ट्रांसफर करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जो है वो मेरे ऊपर एतराज आया तो लिहाजा आप केस ट्रांसफर कर दें। होता ही है, जो कानून कहता है वो ये है कि अगर कोई जज केस सुन रहा है तो वो से अगर पीछे हटता है तो वो एक अलग मामला है कि मैं नहीं सुनना चाहता, लेकिन ट्रांसफर की हद तक जो है वो अदालत से वो जज जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो खुद नहीं कर सकता, उसके लिए हाई कोर्ट से जो है वो हाई कोर्ट के पास इख्तियार है। हाई कोर्ट जो है वो ट्रांसफर की जो है वो दरख्वास्त उसके ऊपर कार्रवाई करता है और हाई कोर्ट किसी भी जज मुकदमे को किसी और अदालत में ट्रांसफर करता है। इसी वजह से उन्होंने रिक्यूजल की और ऊपर भेजा। अब लगता क्या है बल्कि हो जाएगा और ट्रांसफर होकर दोबारा से समाप्त शुरू होगी। तो ये डिले प्रैक्टिस इस तरह से की गई। पहले इन केसेस के अंदर ट्रायल इस तरह से जेल में चलाया गया। आप देख लें कि साइफर केस 3 से 4 दफा दोबारा जो है रिवर्ट हुआ है, दोबारा पीछे गया पर्दे जुर्म के ऊपर। मकसद क्या था कि खान साहब ज्यादा से ज्यादा जेल में उन्हें जलील किया जाए, ख्वार किया जाए, तंग किया जाए, हरासा किया जाए, कि वो कहें कि मुझे बाहर निकालो, मैं डील करने के लिए तैयार हूँ। जैसे दूसरा भिगौड़ा भाग गया था, मैं भी भागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस शख्स को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अदालतों का क्या काम होता है कि इंसाफ फराम करना। तो जब मनसब के ऊपर बैठा हुआ जो है वो कोई जज जो है वो मनसब है, मुसनफ है, तो उसका हक बनता है कि
उसने इंसाफ करना है। तो जब वो इंसाफ ना कर सके तो मैं तो नहीं समझता फिर उस जज को बैठना चाहिए। लेकिन इस मामले सारे के अंदर मैं जरूर उस चीज को रेफर करूंगा और 6 जजेस ने जो खत लिखा था कि उसके अंदर उन्होंने लिखा कि जिस तरह लॉयल जुडिशरी को प्रेशर डाला गया, कैसे हम हाई कोर्ट के जजेस को डाला गया, तो ये सारी उसी की मैं समझता हूँ कि जो है कंटिन्यूएशन है। तो ये सिलसिला स्टिल अभी जारी है, मुदाखलत बंद नहीं है। यानी कि पंजोथा साहब, आपने कुछ दूसरे रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये प्री प्लान था। आपको ये सारी एक ही कड़ी लगती है कि खावर मानिका साहब उठे और आपको लगता है, जैसे अभी भी आप कह रहे हैं कि 6 जजेस का ख़त था, नो डाउट वो केस सबके सामने है, लेकिन आपको लगता है कि दोबारा से लोअर जुडिशरी को प्रेशराइज किया गया है, मुदाखलत की गई है? हाँ बिल्कुल जी 100% है, ऐसा ही है। उसकी रीज़न ये है कि आप देख लें कि जिस तरह से केस चलाया गया है, जिस तरह से उसके अंदर जो है 2 दिनों के अंदर सजा सुनाई गई, फिर जज के कोर्ट के अंदर जैसे बहाने बनाया गया, कभी वकील डेनमार्क हैं, कभी कोई पेश हो रहा है, कभी केस सुने कभी केस ना सुने, और फिर आज एक नून लीग का एक पूरा जत्था जो है वकला का वो भेजा गया, जो खान साहब पेश हुए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वो केस था उस वक्त जो आपके सामने आपको याद होगा केस लगा हुआ था तोशा खाना वाला। तो उसमें वकला ने आकर बड़ी हंगामा राई की थी और शट अप नारे लगे थे, जिसमें उनके वकलाए हुए थे और वो चाहते थे कि हमारे वकला के ऊपर भी कार्रवाई और खान साहब के ऊपर दोबारा कोई इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हमले वाला सीन बनाया जाए कि उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन हमारे वकला उस वक्त भी बड़े पुरअमन रहे और अतताड़ कोर्ट के अंदर खड़ा रहा, हालांकि तोशा खाना से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। अगर तुम्हें इतनी तोशा खाना की तकलीफ है कि उससे इन्होंने घड़ियां ली और वो पैसों से ली जो के, तो फिर सबसे पहले तो अपना जो तुम्हारा लीडर है जिसको वो सारा दिन यही कहता रहता है कि मुझे पाए पसंद है, भिंडी पसंद है, बिरयानी पसंद है, तो उससे पूछो कि उसने गाड़ियां क्यों ली तोशा खाना से, जो कि तोशा खाना से ली नहीं जा सकती। कानूनी तौर पर घड़ी हो, कोई हार हो, कोई गिफ्ट हो, वो आप ले सकते हो। और आज तक जितने जर्नैल, जितने वजीर, जितने मुशीर, जितने वजीर खजाना, जितने फॉरेन मिनिस्टर, जितने मुख्तलिफ हमारे अदवार में जब से पाकिस्तान बना है जिन्होंने लिए हैं गिफ्ट, उनकी डिटेल हाई कोर्ट ने मंगवाई, आज तक वो दी नहीं की, क्योंकि उससे तो बहुत लोगों के राज खुलने थे। अब खान साहब ने जो कानूनी तौर पर 20% था उसको बढ़ाकर 50% करके वो गिफ्ट लिए और पूरा प्रोसेस किया, तो उसके ऊपर क्या है आपने मुकदमा भी बना दिया, जेल में भी डाल दिया और सारा कुछ करके आप कहते हैं जनाब ये कसूरवार है, ये गड़ियां खा गया, यही खा गया, ये वो खा गया। तो उसने कब कहा है कि वो जो है कौमी खजाने को नुकसान देकर जो है वो फरार हो गए? वो तो सारी चीजें पड़ी हैं। और अगर आप समझते हैं कि इमरान खान 2, 4, 10 करोड़ को तो फर्क पड़ता है, तो मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा MP है, एक तहसील का सदर, उसको अगर कह देना कि खान साहब के अकाउंट में 50 करोड़ कराना है, और उसके आपके सामने है कि लोगों के पास जो इलेक्शन भी लड़ते हैं और सारे होते हैं बिजनेसमैन, बंदा पड़ा है, वो 1 घंटा बैठता है और अरबों रुपए फंड जो है वो उसके अकाउंट में आ जाता है। तो क्यों आ जाता है? क्योंकि लोग ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसा बंदा जिसकी एक कॉल के ऊपर अरबों आ जाए। पंजोथा साहब, मुझे जरा इसमें भी ये भी गाइड कीजिएगा कि आपने कहा कि ये केस अगर ट्रांसफर कर देता है, ये भी तो मुमकिन है ना कि टर्न डाउन कर दिया जाए, इन्हीं जज साहब के पास दोबारा भिजवा दिया जाए। लेट्स सपोज अगर ट्रांसफर भी कर दिया जाता है, तो आप ये समझते हैं कि दोबारा जीरो से स्टार्ट होगा, दोबारा से सारी हेयरिंग्स होंगी, दोबारा सारे एविडेंस, दलाइल सब कुछ पेश किया जाएगा? जब ट्रांसफर होगा तो नए जज साहब आएंगे और नए जज साहब के पास जब मामला जाएगा तो उसको क्या पता कि पीछे क्या दलाइल हुए हैं। तो दलाइल जो उन्होंने देने हैं वो कम अज कम भी हैं, कोई 2 दिन 3 दिन के तो है नहीं। वो क्योंकि करेंगे, एक दिन आएंगे 2 बजे और फिर वो छुट्टी पे चले जाएंगे, फिर वो वापस नहीं आएंगे, फिर वो दलाइल देंगे 2 घंटे, फिर कहेंगे कि जी मैं हाई कोर्ट में केसेस लगे हुए हैं, फिर अगली डेट होगी और फिर डेट भी उनकी मर्जी से होगी, क्योंकि खान साहब को सजाएं देनी हो तो डे टू डे हियरिंग होती है। लेकिन जब फैसला इस तरह का आना हो कि उनकी सजा की मुद्दत का मामला हो तो फिर वो लटका दिए जाते हैं। अच्छा पंजोथा साहब, ये जो कहा जा रहा है कि PTI ख्वातीन ने नारेबाजी की खावर मानिका के खिलाफ, फिर उन पे अटैक भी हुआ, उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, ये लोग कौन थे? क्या आपकी पार्टी के अंदर से जो वकील हैं, जो आपका साथ दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग थे, या आप समझ रहे हैं कि ये कहीं से भिजवाए गए थे? कौन थे एग्जैक्टली ये लोग? देखें, पहली बात तो ये है ना कि आप देखें तो जिस तरह की उन्होंने जुबान इस्तेमाल की, कोई भी इंसान जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बड़ी उनकी हिम्मत है, सबकी हिम्मत है, हम सबकी हिम्मत है कि हमने कंट्रोल किया जी। सेकंड नंबर पर बात यह है कि चेयरमैन PTI ब्रिस्बेन गौर वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर उमर अयूब साहब मौजूद थे, शिबली फराज मौजूद थे, किसी शख्स ने, अली मोहम्मद खान थे, किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब आप इस खावर मानिका को पकड़ लो, या किसी ने उनमें से किसी ने थप्पड़ मारा हो।
अब वहां से खबर मानका निकले हैं और जनाब बड़े नारे मारे हैं कि मैंने जीत लिया केस, और फिर खान साहब को गालियां निकालें। तो किसी एक वर्कर ने जो है उनको अगर थप्पड़ मारा है तो उसके ऊपर ये कह देना कि जनाब देखें जी 9 मई को ये हुआ और इन्होंने अदालत का डेकोरम खराब किया। अदालत के अंदर कोई ऐसा, उस शख्स ने बड़ा डेकोरम खराब, उसने जज के ऊपर इल्जाम अलहदा लगाए, वकला को अलहदा गालियां दी, खान साहब को अलहदा गालियां दी। अदालत बैठी रही, देखती रही, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकी उनसे कि वो उनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। मंजोता साहब, जब आप कह रहे हैं कि वो अब्यूज करते रहे अदालत के अंदर, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे, तो जज साहब की जानिब से उनको रोकने की कोशिश नहीं की गई? लेकिन जज साहब की तरफ से नहीं रोकने की कोशिश, एक दफा उन्होंने रोका, लेकिन जज साहब को उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ था। वो बेचारे बैठ के, उनका रंग नीला पीला हो रहा था। अब जैसे बंदे के ऊपर प्रेशर हो तो वो बंदा फिर उस हालत में नजर नहीं आ जाता कि बेबस बैठा है। उसने फैसले के लिए डेट मुख्तस की है, ठीक है, और फैसला उसने सुनाना है, और उसके ऊपर इस तरह का आके मामला हो जाए तो वो तो बेचारा जो है वो देख रहा होता है कि मैं तो अपनी जिंदगी, मैं यहाँ पर जज बना हूँ इंसाफ देने के लिए, और मैं इंसाफ ही ना कर पाऊँ, तो एक जमीन भी तो होता है ना। ठीक, मंजोता साहब, एक आखिरी सवाल आपसे सर, एक आखिरी सवाल आपसे। साइफर केस का कहा जा रहा है कि मंडे को अब शायद लग जाएगा, क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उसी दिन सारे आर्गूमेंट कंक्लूड करके कोई फैसला सुना भी दिया जाएगा, फैसला महफूज हो जाएगा, या अक्सर ही महफूज तो हो जाते हैं, तहरीक इंसाफ के लिए गैर महफूज साबित होते हैं? क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं साइफर के हवाले से? साइफर के हवाले से एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे कि जिस दिन समाज की यौम जो है वो तकबीर बनाया गया, तो उसके ऊपर जो है समाज इसी वजह से मुलतवी हो गई कि पूरे पाकिस्तान में छुट्टी है। अब चीफ साहब को ये चाहिए था कि नवाज शरीफ की अगर आप 4-5 बजे तक भी समाज केस की करते हैं और क्लीन चिट दे देते हैं, नैब भी बयान वापस लेते हैं, और चीफ साहब नहीं पूछते कि आप लोगों ने केस बनाया, आप कैसे ले सकते हैं, आपको भी मैं अंदर डालूंगा, आप झूठी दे रहे हैं, या उस वक्त आपने झूठा केस बनाया। जैसे उनको क्लीन चिट देते हैं, हम तो क्लीन चिट मांग ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि हमारा केस लगा है, जो भी आपने फैसला करना है फैसला करें। लटका रहे हैं कि किसी नए मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जाए ताकि जो है वो केस लटके रहें, अंदर रहें और बाहर ना आ सकें, और कोई मकसद नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब, आपका तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के बहुत एक्टिव मेंबर। नाज़रीन, आज सारा दिन क्या हुआ कोर्ट में, उसके बारे में वो अपनी राय दे रहे थे, क्योंकि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें शिबली साहब भी थे, जिसमें उमर अयूब साहब भी थे, जिसमें नईम हैदर पंजोता साहब भी थे। उन्होंने ये कहा कि ये प्री प्लान्ड सूरत हाल लगती है, और अभी उन्होंने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का दोबारा से इजहार भी किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में मज़ीद डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मियाँ हबीब साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, ख़बरों पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बड़े एक्टिव हैं ख़बरों के हवाले से, बड़े बाखबर हैं। बहुत शुक्रिया हबीब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हबीब साहब, पहली बात तो ये कि अभी नईम हैदर पंजोता साहब से मेरी बात हुई, और जैसे कि आज उन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो ये समझते हैं कि ये प्री प्लान था बाकायदा। जज साहब पे जो उन्होंने अदालत के अंदर की सूरत हाल बताई, उन्हें वो बता रहे थे कि जज साहब की कुछ नॉर्मल कंडीशन में वहाँ पे नहीं बैठे हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे उन पे स्ट्रेस है। अभी उससे पहले, थोड़ी देर पहले हमारे साथ लॉ एक्सपर्ट थे गिलानी साहब, उन्होंने भी कहा कि ये यूजुअली इस तरह की प्रैक्टिस होती नहीं है कोर्ट्स में कि जब फैसला सुनाया जाए उस वक्त वो जनाब हाई कोर्ट में कह दे जी मुझ पे तो अदम एतमाद हो गया, तो मैं ये किसी और को रेफ़र कर दें। आपको क्या लगता है कि ये वाकई इसमें सियासी एंगल है कोई? असल में फायदा इस तरह है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है ना, वो बड़ा ही अजीबोगरीब है। यहाँ अगर आप केस को लटकाना चाहें तो आपके पास 1001 तरीके हैं। इंसाफ लेना पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये ना केस को मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने असेस कर लिया हुआ है कि इस केस में है कुछ नहीं, और इसको जो है ना लिंगर ऑन किया जाए, इसमें कोई ऐसा ट्विस्ट पैदा कर दिया जाए कि कोई रुकावट खड़ी करके तो मामलात को कोई और रंग दिया जाए, तो वो उसमें कामयाब हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि गलती की है तरीके इंसाफ के वकील ने ना रिएक्ट करके, और बिलाशुबा ये इश्ताल दिलवाने की एक कोशिश थी और वो कामयाब हुए हैं। खबर मानिका और उनके पीछे जो लोग थे जो ये चाहते थे कि इस केस का फैसला ना हो, और जो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को अखलाकी तौर पर जो है वो
गंदा किया जाए। तो वो इसको रंग देने में कामयाब रहे। और लेकिन हबीब साहब, पंजोता साहब अभी कह रहे थे कि बड़ी अब्यूजिव लैंग्वेज थी। एक दफ़ा जज साहब ने रोकने की कोशिश की, फिर जज साहब भी वो बकौल उनके कि वो बेचारे ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत स्ट्रेस में हैं और वो बैठे हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक जज साहब ने अपना फैसला सुनाना है और उस दिन से सारा कुछ हो जाए तो फिर स्ट्रेस तो होता ही है। तो आपको क्या लगता है कि वो कह रहे उनको, उनके मुताबिक, पंजोता साहब के मुताबिक, अगर कोई इस तरह की अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेगा तो गुस्सा तो आएगा? नहीं, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो कामयाब हुए हैं ना। खावर मानिका एंड कंपनी जो है वो जो वो चाहते थे वो उन्होंने स्टॉल दिलवा के वो अपने मकसद पूरा कर लिया। यही तो उन्होंने, देखें इस अब्यूज लैंग्वेज की जरूरत क्यों महसूस हुई। आज कोई केस का जो है वो कोई बहस तो नहीं हो रही थी, कोई उसमें समाज के दौरान कोई उनका बयान तो नहीं रिकॉर्ड किया जा रहा था। वो तो बल्कि गए थे कि जी कि ये मुझे आप, जज साहब को कह रहे थे कि मुझे आप पर इतमाद नहीं है, ये केस ट्रांसफर कर दें। उसमें उनको ये सारा कुछ कहने की, ये इस किस्म की लैंग्वेज यूज करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? जरूरत इसलिए महसूस हुई कि वो चाहते थे कि मैं इश्ताल दिलवाऊं, मैं ऐसी बातें करूं कि ये मुश्तल होकर मेरे गले पड़ जाए और ये एक जो है वो इशू क्रिएट हो जाए। अब देखें ना कि वो ये हुकूमत इसके पीछे है। हुकूमत चाहती है कि किसी न किसी तरीके से ये मामले को लटकाया जाए। वो अब देखें अदालतों की तरफ से मिल रहा है रिलीफ, क्योंकि अदालतें जो हैं वो एक हद तक जो है वो लिंगर ऑन कर सकती हैं। वो फिर ज्यादा अगर केस ज्यादा लंबा होगा तो वो जमानत ले लेंगी। तो वो मामला तो उस तरफ जा रहे थे। तो हुकूमत जो है वो चाहती है कि इस अहम मोड़ पर तरीके इंसाफ के साथ कोई लड़ाई हो जाए, कोई ऐसे मामलात हो जाएं कि जिसकी वजह से जो है ना ये जो इस वक्त एक माहौल सा बना हुआ है ना अदालतों की तरफ से रिलीफ का, वो खत्म हो जाए। और उसका जो कल वजीर आज़म साहब ने कहा है कि जी अदालत में चंद काली भेड़ें वो इमरान खान को जो है हर सूरत रिलीफ देना चाहती है। हबीब साहब, ये वाली स्टेटमेंट को मिलाए ना आप, ये वाली स्टेटमेंट, यही वाली स्टेटमेंट मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि अगर बड़े मियाँ साहब को देखें तो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फॉर्मर जजेस पे अगर तनकीद कर दी तो चलें, वो तो एक बात किसी भी तरह से डाइजेस्ट हो सकती है। लेकिन एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने सिटिंग जजेस को कह दिया कि उनके अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं। अगर उनको शुकूक शुबहात थे, उन तक कोई रिपोर्ट थी, उन तक कोई इत्तलात थी, तो बाकायदा फॉरम्स मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो उस चीज़ को ले सकते थे। इस तरह अनाउंस कर देना आपको लगता नहीं गैर मुनासिब था? गैर मुनासिब था। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि एक प्राइम मिनिस्टर को अपनी अदालतों पर और अपने जजेस पर इतमाद नहीं है। इसका मतलब है कि ये कैसी हुकूमत है जिसके अपने कुल पुरसे जो हैं, ये जो सुकून है रियासत के, वो उनको उन्हीं पर इतमाद नहीं है। दूसरा उनकी भतीजी को मेहरबानी करनी चाहिए। जर्नलिस्टों के खिलाफ तो वो कहती हैं कि जी वो हक की इज्जत का बिल पास किया है उन्होंने कि जी कि वो अगर खबर अप्रूव ना हो तो फिर उसके बाद उनके खिलाफ 30 लाख रुपए जुर्माना होगा और 30 से 3 करोड़ रुपए। तो उनको चाहिए अपने चचा को भी कहें कि ये वाली बात जरा जो आज अखबारात और मीडिया की जीनत बनी हुई है वो उसको जरा साबित करें ना कि किस तरीके से आपको लगता है कि अदलिया को चाहिए इस पे कोई स्टैंड ले सके कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन रिस्पेक्टेबल भी हैं, लेकिन आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए उन चीज़ों को हाईलाइट करें, उन चेहरों को हाईलाइट करें, ताकि फिर उनको देखा जाए कि वो कितनी काली भेड़ है। अच्छा, यहाँ फिर वही जिस तरह आज खबर मानिका के साथ उलझ कर तरीके इंसाफ के वकील ने उनका मकसद पूरा कर दिया है, तो इसी तरीके से इस बयान के पीछे भी यही मकसद है कि अदालतें इसका नोटिस लें, मुझे जो है वो अदालत में तलब करें और हम कहें ये देखा जी जजेस और ये मामला इस तरह चल नहीं सकता। वो असल में इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है ना वो कोई ऐसा बहाना ढूंढ रही है, वो चाह रही है कि किसी ना किसी तरीके से कोई लड़ाई वाला माहौल बन जाए, कोई अदारों के साथ हम उलझ पड़े, कोई किसी तरीके इंसाफ के साथ उलझ पड़े, कोई डांग छोटा हो जाए, कोई किसी किस्म का कोई माहौल ऐसा बन जाए कि ये जो इस वक्त एक रिलीफ की फजा पैदा हो गई है तरीके इंसाफ की, इसको कहीं ना धक्का लगा लिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। इसके लिए वो सारा कुछ जो है ना वो लोगों को इश्ताल भी दिलवा रहे हैं, वो तरीके इंसाफ को भी इश्ताल दिलवा रहे हैं, वो अदालतों को भी इश्ताल दिलवा रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट को भी इश्ताल दिलवा रहे हैं।
तो वो इंतजामिया को भी इश्ताल दिलवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको बड़े ही सियासत में असल में जो होता है ना, वो कहने की बातें कुछ और होती हैं, करने की कुछ और होती हैं, और किसी को कहकर जो है मुश्किल करके, जज्बाती करके अपने मकसद हासिल करना की गेम कुछ और होती है। तो ये सारी चीजों में ना इस वक्त सबसे ज्यादा जो है ना वो तहरीक इंसाफ ने एक जंग जीती हुई है। उनको चाहिए कि वो इन मामलात में बड़ी जीरक और समझदारी के साथ जो है ना वो कदम आगे बढ़ाए। उनका कोई भी एक्ट जो है ना वो उनका किया दरा जो है ना खराब कर सकता है। उस पर तो पहले ही वो 9 मई से ही फारिग नहीं हो रहा है। तो अगर उन्होंने कोई रिलीफ लेना है, कोई मामला को आगे लेकर चलना है, तो उन्हें बहुत होशमंदी के साथ जो है वो आगे बढ़ना होगा। होशमंदी और दानिशमंदी के साथ आगे चलना है। अच्छा मियां साहब, आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। साबिक गवर्नर हैं सिंध के डॉक्टर इशरत उल इबाद साहब, उन्होंने शेर अफजल मरवत से मुलाकात की है और ये मुलाकात 3 घंटे जारी रही है और इसमें ये कहा जा रहा है कि बामानी डायलॉग से ही मौजूदा सियासी दर्जा हरारत कम किया जा सकता है। कुछ इस तरह की इतलात हैं, ख़बरें हैं कि जरदारी साहब अहम किरदार अदा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात में। इन दोनों के दरमियान दीवार खड़ी है, उसको ख़त्म करने में, उसको गिराने में। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की एक बड़ी एक्टिव मेंबर थी, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में एक दिन पहले कहा कि हमारे डायलॉग जिनके साथ होने चाहिए थे उनके साथ शुरू हो चुके हैं। उन्होंने हाईलाइट नहीं किया इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट के पास तो मैंडेट ही नहीं है। आपको क्या लगता है, वाकई डायलॉग शुरू हो गए हैं, बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, रिपोर्ट सामने नहीं आ रही, कुछ है आपके पास इत्तलात इस किस्म की? जी बिल्कुल, ये सारा कुछ जो है वैसे नहीं हो रहा और बात दुरुस्त है उनकी, वो हुकूमत से डायलॉग नहीं कर रहे। वो देखे ना, वो मोहसिन नकवी के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। मोहसिन नकवी जो है वो बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के आप क्या कह लें कि वो उनके तर्जमान हैं या कुल पुर्जा हैं, जो भी हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उनके जरिए से और उमर अयूब की भी कोई मुलाकात हुई है अहम शख्सियत से और फैसला करने वाले कुव्वतों के साथ, और इसी तरीके से कई चीजें बैकवर्ड चल रही। असल में जो है ना इशरत उल इबाद की जो मुलाकात हुई है ना, वो तहरीक इंसाफ अब अवाम की एक मकबूल सियासी जमात है। मुस्तकबिल की सियासत जो है ना जिन लोगों ने करनी है, जो बहुत जीरक हैं, वो ये समझते हैं कि इनके साथ मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है। अगर कोई टारगेट अचीव करना है, कुछ हमने कोई ओहदा लेना है, कोई हुकूमत में इन होना है आने वाले मुस्तकबिल में, तो फिर हमें तहरीक इंसाफ के साथ नती होना पड़ेगा। आप देखें ना कि मौलाना फजल रहमान साहब ने असेस कर लिया भाई इनके बगैर जो है वो सियासत नहीं हो सकती, तो लिहाजा उन्होंने हुकूमत में जाने की बजाय उन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ देने का फैसला कर लिया हुआ। हालांकि उन पर जो जिस किस्म के तहरीक इंसाफ इल्जामात लगाती रही है, तो ये इसी तरीके से अब इशरत उल इबाद साहब जो है वो मेरा ख्याल है कि वो डीजल से लेके मौलाना साहब तक का सफर बड़ा मुश्किल रहा तहरीक इंसाफ के लिए। हाँ जी, डीजल से लेके मौलाना साहब तक का सफर मुश्किल रहा तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल तो रहा, लेकिन जब देखें किस्मत की देवी मेहरबान होती है ना, उस वक्त फिर लोग जो है ना वो उनकी सारी चीजें भूल जाते हैं। हालांकि मौलाना फजल रहमान के साथ राव रस्म बढ़ाना तो अवामी गैज़ो गजब का सामना करने के मुतरादिफ था ना, लेकिन लोग उसको भी हजम कर गए हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनकी भी सारी पुरानी जो थी वो गलतियां, कोताहियां और सियासत सारी माफ कर दी गई है, और वो इस वक्त वो भी जो है एक्सेप्टेबल हो गए हैं अवाम में। इससे पहले लोग उनको क्या क्या नहीं कह रहे थे। आजकल वो जिस किस्म के वो बयानात दे रहे हैं उसी से असेस कर लें कि अवाम में उनकी कितनी पजीराई बढ़ गई। तो ये असल में असेस करने की जरूरत है कि अवाम का मूड कैसा है, अवाम क्या चाहते हैं, अवाम किस तरफ को जा रहे हैं। ठीक, हबीब साहब एक आखिरी सवाल आपसे, मेरा अपने जवाब में मेरा सवाल भी ऐड कर लीजिएगा। वो तरीके इंसाफ की तरफ जा रहे हैं। जी जी,
अच्छा मियाँ साहब, अपने जवाब में मेरा सवाल भी ऐड कर लें, फिर जो आपका रह गया जवाब दोनों का इकट्ठा ही दे दीजिएगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बड़े मियाँ साहब कल तकरीर करेंगे तो बड़ी ठीक ठाक किस्म की तकरीर होगी, कोई बयानियाँ देंगे। जब कोई कायद आता है तो जाहिर सी बात है एक पार्टी को लाइन देता है कि हमने इस लाइन पे चलना है, एक लाइन ड्रॉ की जाती है। लेकिन मियाँ साहब 90s से बाहर नहीं निकले, कोई बयानिया नहीं उन्होंने दिया। क्यों, किस चीज़ की कमी रही आखिर? असल में बात यह है कि बयानी अब रहा कोई नहीं है, वो क्या बात करें अब मौजूदा दौर की सियासत में, वो क्या कहें। वो आ जाके फिर उनके पास यही बचता है कि जी इस तरीके से मेरी हुकूमत खत्म कर दी गई, इस तरीके से जो है वो हमें ये किया गया। असल में वो जो है ना ये भी एक बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ा सवाल है कि वो क्यों इस वक्त जो है जरूरत महसूस हुई, वो क्यों पार्टी के सरबराह बने हैं। तो मैं बहुत पहले भी ये कह चुका हूँ कि ये असल में सारा कुछ जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ कल को फिर कुछ ऐसा होता है, हमारे हाथ से हुकूमत निकल जाती है या हमें मुस्तकबिल की सियासत करनी पड़ती है, तो फिर हम जो है एक माहौल पैदा करें और उसमें जो है मियां नवाज शरीफ को रोल वही दिया जाए जो ये पीडीएम की हुकूमत से पहले था। लेकिन हबीब साहब, मियां साहब वो रोल कैसे किरदार कैसे अदा कर सकते हैं जब बेटी जो है सीएम पंजाब है, भाई जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो वो रोल कैसे किरदार कैसे अदा कर सकते हैं बड़े मियां साहब? अरे फायजा, आप बहुत बोली हैं। मैं चाहती हूँ आप मुझे इस पे गाइड कर दें। तो बात ये है कि देखिए भाई प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन कह रहा है कि जो है अदालत में काली भेड़ें जो हैं वो तरीके इंसाफ को रिलीफ देना चाह रही हैं, जमानतें देने की मशवरे जारी है। हाँ, और जो बेटी है वो कह रही है जी कि तमाम बुराइयों की जड़ जो है वो बानी पीटीआई है, और हमारे साथ तमाम दुखों का जो मौजब है वो भी एस्टेब्लिशमेंट है और बानी पीटीआई है। तो वो असल में ये सारा कुछ उनके पास है, हुकूमतें उनके पास है, हर चीज उनके पास है, फिर ये क्यों वावेला किया जा रहा है? ये हुकूमत करते हुए भी मसनद इक़्तिदार पर बैठकर भी रोना रो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नीचे से मामलात जो है ना वो हिलजुल हो रही है, वो मामलात खिसक रहे हैं। तो लिहाजा वो जो है वो आने वाले दौर के लिए जो है ना वो एक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हलचल है, मामलात खिसक रहे हैं, पार्टी के अंदर से रहनुमा खिसक रहे हैं या इत्तेहादी खिसक रहे हैं? जब मामलात खिसकते हैं ना, फिर ना इत्तेहादी साथ रहते हैं और ना पार्टी साथ रहती है। इसका जो है वो हमने ताज़ा जो है बानी पीटीआई के खिलाफ जब अदम इत्तेमाद की तहरीक आई तो वो लोग जो मर मिटने की बातें करते थे वो सारे छोड़ गए थे, वो सारे इत्तेहादी जो हैं वो उधर चले गए थे जहां जिस तरफ को इशारा हुआ था, और पार्टी भी आधी से ज्यादा टूट गई थी। ये आज जो इलेक्शन लड़के लोग हैं ये सारे नए लोग हैं, तो वो पुराने लोग थे सारे जो है वो कोई सियासत से तौबा तायब करके चला गया, और किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बहुत शुक्रिया मियां हबीब साहब, आपका पॉइंट आ गया। आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।